हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी। सिंपल वर्ड्स में सेंट्रल बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या रिलेशन होता है, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। शुरुआत करूँगा कि किस तरीके से जो है फिजिकल डोमिनेशन होती थी कि सारा का सारा सेंट्रल बैंक पे कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था, और जैसे जैसे इकॉनमीज ज़्यादा डेवलप कर रही हैं तो बात चल रही है कि सेंट्रल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए। इस चीज़ में काफ़ी फोकस हो रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन द इकॉनमी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंस्टीट्यूशनल जो है अरेंजमेंट है किसी भी इकॉनमी में कि भाई किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और किस तरीके से सेंट्रल बैंक में आपस में रिलेशन रहेंगे। इन इंडिया दिस रिलेशनशिप डिटर्मिन्स हाउ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी इंटरैक्ट, हाउ पब्लिक डेट इज़ मैनेज्ड, how deficits are financed, how inflation is controlled, and how financial system is regulated। तो इनमें जो आपस में इंटरेक्शंस है सेंट्रल बैंक में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, यही बताती है कि किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी आपस में इंटरेक्ट करेंगी, किस तरीके से जो सरकारी कर्जा है, गवर्नमेंट बोरिंग्स हैं, उनको मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से सरकार अपने डेट्स को फाइनेंस करेंगी, या फिर किस तरीके से सरकार के जो डेफिसिट्स हैं, घाटे हैं बजट में, वो पूरे किए जाएंगे, और किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इनके इंटरेक्शन से ही निकलती हैं। India's central bank, that is Reserve Bank of India, was established in 1935 and nationalized in 1949। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो 1935 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था, मगर नेशनलाइज उसको 1949 में किया गया था। द ट्रेजरी दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट स्ट्रेटजी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका मेन काम होता है कि फिजिकल पॉलिसी बनाना, जिसके अंदर सरकार के खर्चे, टैक्सेस एंड जो भी सरकार के जो डेट हैं, कर्जे हैं, उनको मैनेज किया जाएगा, उनके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। ऑल्दो बोथ इंस्टीट्यूशंस हैव डिस्टिंक्ट मैंडेट्स, दोनों के अलग अलग काम करने के तौर तरीके हैं। देयर डिसीजंस आर डीपली इंटरडिपेंडेंट, मगर जो वो डिसीजन लेंगे आपस में एक दूसरे को असर डालते हैं। जैसे फिजिकल पॉलिसी कोई काम करती है तो मॉनेटरी पॉलिसी पे भी असर पड़ सकता है कि वो किस तरीके से काम करेगी या उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे रहेगी। ओवर टाइम the relationship has evolved from a system of automatic monetization of deficits to a more rule-based, independent and market-oriented framework। तो सिंपल वर्ड्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रिलेशनशिप था ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन का, क्या ऑटोमेटिकली ये डेफिसिट्स को कम कर दिया करेगा, ये एक अब आजकल रूल बेस्ड, इंडिपेंडेंट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क में काम किया जाता है दोनों तरीके से। अब मैं पुराने टाइम की बात करूँगा, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड ट्रेजरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल बैंक में आपस में पुराने टाइम में क्या रिलेशंस रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्री इंडिपेंडेंस का टाइम डिस्कस करते हैं, जिसमें 1935 टू 1947 की बात होगी। आरबीआई एक्टेड एज अ क्वासी इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक अंडर आरबीआई एक्ट 1934। जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके अंडर जो आरबीआई है उसको एक मतलब इंडिपेंडेंट टाइप का सेंट्रल बैंक माना गया था जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज था। इट सर्व्ड एज अ गवर्नमेंट्स बैंकर, डेट मैनेजर एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। तो उसका मेन काम यही था, गवर्नमेंट का बैंकर रहेगा और डेट को मैनेज करेगा, सरकार के डेट को, और मॉनेटरी जो अथॉरिटी है वो रहेगा कंट्री में। ठीक है। कोऑर्डिनेशन विद कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज हाई, आपस में जो सरकार की उस टाइम पे जो सरकार थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार, उसके साथ काफ़ी अच्छे कोऑर्डिनेशन में था। बट इंडिपेंडेंस वाज लिमिटेड, उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी लिमिटेड थी। जो आजकल सिस्टम चल रहा है उसमें इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज़, जिसके अंदर 1949 से 1990 का जो पीरियड आ जाता है, आफ्टर 1949 आरबीआई बिकेम फुली गवर्नमेंट ओन, आरबीआई का के ऊपर फुल कंट्रोल सरकार का आ गया। दिस पीरियड सॉ, इस पीरियड में क्या क्या हुआ, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट्स थ्रू द इशुएंस ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स को इशू कर देती थी सरकार अपने डेफिसिट्स को कम करने के लिए। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन मॉनेटरी डिसीजंस, जो भी मॉनेटरी डिसीजंस लिए जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, उसके अंदर काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहेगा। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहती है वही हो पाएगा अल्टीमेटली। आरबीआई ऑब्लाइज टू सपोर्ट गवर्नमेंट बोरिंग एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट,
तो गवर्नमेंट को उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जे देने पड़ेंगे, ठीक है। हाई फिस्कल डेफिसिट्स एंड इन्फ्लेशन मार्क्ड द लेट 1980s में काफ़ी ज़्यादा जो है फिस्कल डेफिसिट्स हुए, सरकार को बजट में काफ़ी ज़्यादा घाटे हुए, और इन्फ्लेशन को जो है जब सरकार को बजट में घाटा होता है तो सरकार लोन्स लेके उन घाटे को पूरा करती है, क्योंकि काम तो सरकार ने करनी है, तो मार्केट में नया पैसा आता है, नया पैसा आएगा तो महंगाई हो जाएगी। अब आ जाता है रिफॉर्म्स एरा एंड द मूव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1990 से लेकर 2000 कि भाई सेंट्रल बैंक के काम को थोड़ा इंडिपेंडेंट करो, ये ना हो कि हर सरकार दखल अंदाजी बढ़ाए। 1997 agreement to end automatic monetization which replaced ad hoc treasury bills with ways and means एडवांसेस। तो 1997 में एग्रीमेंट आया कि भाई ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन को रिप्लेस किया जाएगा, एड हॉक ट्रेजरी बिल्स से रिप्लेस किया जाएगा, और नया जो सिस्टम है वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लाया जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम में क्या क्या हुआ वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ नंबर वाइज। फिर FRBM एक्ट आया 2003 में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसमें क्या होगा, प्रोहिबिटेड RBI फ्रॉम बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द प्राइमरी मार्केट, कि RBI या प्राइमरी मार्केट में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ उसको नहीं खरीदेगा, ठीक है। सेपरेटेड डेट मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, डेट मैनेजमेंट अलग चीज़ कर दी और मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग कर दिए। शिफ्ट टू मार्केट बेस्ड बोरिंग्स थ्रू ऑक्शंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऑक्शंस किए जाएंगे, अब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को नहीं खरीदेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न एरा जो 2010 ऑनवर्ड्स चला है। RBI गेन्ड ग्रेटर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, RBI को पहले से ज़्यादा फ्रीडम दी जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर अमेंडमेंट RBI एक्ट, अमेंडेड RBI एक्ट 2016। तो जब नई सरकार आई, NDA गवर्नमेंट आई, तो उसमें सरकार ने एक नया सिस्टम लाया जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, वो टाइम टू टाइम अपनी रिकमेंडेशंस देगी और टाइम टू टाइम सिचुएशंस को असेस करेगी। फोकस शिफ्टेड टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाइल डेट मैनेजमेंट लार्जली रिमेन्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डेट को कैसे मेंटेन करना है या मैनेज करना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम होगा, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका काम नहीं होगा, मॉनेटरी मैनेजमेंट के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फोकस रहेगा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना, ठीक है। एरियाज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन RBI एंड ट्रेजरी, तो सेंट्रल बैंक और ट्रेजरी के बीच में एरिया ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है, इसमें सबसे पहला आ जाता है डेट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, कि सरकार का पैसा किस तरीके से जो लोन्स लिए हुए हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसको किस तरीके से वापस भी करना है। RBI मैनेजेस इशुएंस, सर्विसिंग एंड रिडिम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो RBI मैनेज करता है किस तरीके से, RBI के थ्रू ही सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती है, इशू करती है या वापस खरीदती है। ऑल्दो proposals exist for an independent public debt management agency, RBI continues to perform this role। RBI ये रोल लगातार करता जा रहा है, हालांकि प्रपोजल्स हैं कि भाई इसके लिए अलग से पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाई जाए जो सरकार के जो ट्रेजरी बिल्स है उसको बेचेगी या फिर वापस खरीदेगी, बट फिर भी ये RBI काम ये करी जा रही है, ठीक है। अब पता नहीं कब बनेगी ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। RBI's duties include conducting auctions for treasury bills and government securities, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए या ट्रेजरी बिल्स के लिए ऑक्शंस जो है उनको कंडक्ट कराना। मैनेजिंग वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA को मैनेज करवाना। ensuring स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट है उसमें स्मूथली फंक्शनिंग होना, उनकी बाइंग और सेलिंग को स्मूथली जो है वो करवाना। ये ना हो कि कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें लोग खरीद देना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है नहीं खरीद रहे। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकली RBI डायरेक्टली फाइनेंस्ड डेफिसिट्स, पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि जब भी क्या कहते हैं सरकार को घाटा होता है तो RBI जो है डेफिसिट को फाइनेंस कर लेती है। बट करंटली RBI कैन नॉट परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी मार्केट पोस्ट FRBM एक्ट। FRBM एक्ट के आने के बाद जो सेंट्रल बैंक है या RBI वो डायरेक्टली जो है प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ नहीं खरीद सकता, मतलब गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम मार्केट, मार्केट से बोरो करेगी। RBI कैन ओनली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ इन सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जो है RBI बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ कर सकती है, नॉट इन प्राइमरी मार्केट। ड्यूरिंग क्राइसिस जैसे कोविड-19 RBI स्टिल सपोर्ट्स बोरोइंग इनडायरेक्टली थ्रू, इनडायरेक्टली बोरिंग को सपोर्ट किया ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू और ऑपरेशंस ट्विस्ट आए, और इंश्योरिंग लिक्विडिटी इन द बॉन्ड मार्केट, कि बॉन्ड मार्केट या शेयर मार्केट में लिक्विडिटी रहे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा इनफ्लो किया। तो हम कह तो देते हैं कि भाई जो रोल है RBI का वो कम होता जा रहा है, मगर असल ज़िंदगी में देखें, प्रैक्टिकली देखें
तो आरबीआई का रोल इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा। आरबीआई का रोल कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है। अगर सरकार चाहे तो उसका रोल कम कर सकती है, सरकार चाहे तो उसका रोल बढ़ा सकती है। तो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर ही आ जाता है ये। तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट्स इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। फिस्कल पॉलिसी का भी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे असर रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्स इन्फ्लेशन बट इज कंस्ट्रेन्ड बाय फिस्कल डोमिनेंस इन इंडिया व्हेन फिस्कल डेफिसिट्स आर हाई। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का काम तो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मगर ये फेल हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी जब फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं। यहाँ से सरकार जो है वो डेफिसिट कर रही है, बजट में घाटे कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। जब ज़्यादा पैसा आएगा, इन्फ्लेशन होगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने लगी थी वो तो फेल हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन हैपन्स थ्रू रेगुलर कंसल्टेशंस, आपस में मीटिंग्स होती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन एमपीसी कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें जो फिस्कल पॉलिसी बनाने वाली फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होगी। जॉइंट कमेटीज़ होगी फॉर कैश मैनेजमेंट एंड डेट इशुएंस, के कितना कर्जा लेना है देना है उसका, और कैश मैनेजमेंट को कैसे करना है, इनमें जॉइंट कमेटीज़ होती हैं, आपस में डिस्कशंस होती हैं उनकी। कैश मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट कैश बैलेंसेज आर मेंटेन्ड विद आरबीआई, सरकार अपना पैसा आरबीआई के थ्रू मैनेज करती है। ट्रेजरी एंड आरबीआई कोऑर्डिनेट डेली कैश फ्लोज फॉर कितना सरकार का खर्चा हुआ, कितनी टैक्स रिसीट्स आई, या कितनी बोरिंग्स हैं, या कितनी रीपेमेंट्स करनी है। इसके ऊपर आरबीआई और जो ट्रेजरी है वो आपस में कोऑर्डिनेट करती है, डेली कैश फ्लोज को जो है उसको मैनेज करती है और उसको पूरा हिसाब किताब रखती है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बोथ इंस्टीट्यूशंस वर्क टुगेदर, दोनों के दोनों इकट्ठे काम करते हैं ताकि बैंक को रिकैपिटलाइजेशन किया जा सके। रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं सरकार के, उनको रिजॉल्व किया जा सके या उनको सेल ऑफ किया जा सके। मैनेज करना सिस्टेमिक रिस्क जो है, जो इकॉनमी के जो रिस्क हैं जिसकी वजह से इकॉनमी डाउन जा सकती है, उन रिस्क को मैनेज करती है। क्राइसिस रिस्पांस मेजर्स, जैसे कि 2008 में आए थे या पेंडेमिक आया था वगैरह वगैरह, ऐसे क्राइसिस को मैनेज करती है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हैपन्स वाया बॉडीज लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एफएसडीसी काउंसिल भी किया जाता है, चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विद आरबीआई गवर्नर एज अ की मेंबर। तो ऐसी कई कमेटियां बनी हुई हैं जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी बंदे हैं और आरबीआई के भी बंदे हैं, जो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन करके वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप में। अगर इतना सब कुछ चंगा है तो या अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला इशू ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस, कि सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये आजकल की इकोनॉमी या मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहती है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समटाइम्स प्रेफर्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू सपोर्ट बोरोइंग्स एंड ग्रोथ। कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि मैंने तो भाई देश की तरक्की करवानी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो और ग्रोथ ज़्यादा करो। आरबीआई में प्रेफर हायर रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई कहेगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना करो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने चाहिए। तो दोनों कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल डोमिनेंस। व्हेन फिस्कल डेफिसिट्स आर हाई, जब सरकार को बजट में बहुत घाटा होता है तो गवर्नमेंट बोरिंग्स जो है इंक्रीज हो जाती हैं। आरबीआई फेसेस प्रेशर टू मेंटेन लोअर यील्ड्स। आरबीआई पे प्रेशर आ जाता है कि वो जो इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने जो डेट लिया है या जो सिक्योरिटीज़ इशू की हैं उस पे जो प्रेशर आ जाता है कि उसकी जो यील्ड है वो लोअर हो जाती है। एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में वीकन, इन्फ्लेशन को कहाँ से कंट्रोल करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जब फिजिकल पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फेंक रही है इकॉनमी में। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड एंड सरप्लस ट्रांसफ़र इशूज़। आरबीआई ट्रांसफर्स इट्स सरप्लस टू गवर्नमेंट्स, जो भी आरबीआई कमाती है वो सब कुछ सरकारी होता है, सरकार को ट्रांसफ़र कर देती है। डिसएग्रीमेंट्स हैव अराइजन ऑन, डिसएग्रीमेंट क्या है, साइज ऑफ सरप्लस, कि कितना सरप्लस जो है किस सरप्लस का साइज जो है आरबीआई सरकार को देती है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है और रिजर्व एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है, कितना देना चाहिए। डिबेट्स इन 2018 लेड टू बिमल जलान कमेटी ऑन ईसीएफ, के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या होगा, इसके ऊपर कई डिबेट्स भी हो चुकी हैं और कमेटीज़ भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी ऑटोनॉमी। डिफरेंसेस में अकर ओवर कंट्रोल ऑफ पेमेंट सिस्टम, के किस तरीके से पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करना है। पब्लिक सेक्टर में बैंक के रेगुलेशंस क्या होंगे। रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स टू सपोर्ट वर्सेस मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई फिजिकल पॉलिसी तो चाहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकॉनमी में डाला जाए और मॉनेटरी पॉलिसी कहेगी कि कम से कम डाला जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। तो दोनों में कन्फ्लिक्टिंग जो नेचर है। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म्स इंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, इट एंश्योर्स रूल बेस्ड
इन्फ्लेशन टारगेटिंग, के रूल बेस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हैफ हैजर्ड मैनर में कोई भी इन्फ्लेशन को टारगेट सेट कर दिया, रूल बेस्ड होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेट्स द इन्फ्लेशन टारगेट, आरबीआई इम्प्लीमेंट्स इट इंडिपेंडेंटली। सरकार सेट करेगी और आरबीआई इंडिपेंडेंटली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। जैसा कि मैंने बताया था, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स टेम्परेरी फाइनेंसिंग टू गवर्नमेंट विद इन एग्रीड लिमिट्स, कि एग्रीड लिमिट्स पे ही सरकार के जो खर्चे उनको फाइनेंस किया जाएगा। प्रिवेंटिंग अनलिमिटेड मोनेटाइजेशन, कि सरकार को अन्नेवा आरबीआई पैसे नहीं देगी कि जितना मर्जी देती रहे छाप के और सरकार अपनी मर्जी करती रहे, ऐसा नहीं होगा। कैश मैनेजमेंट कमेटीज़ होंगी, जॉइंट कमेटीज़ फॉर स्मूथ बोरोइंग्स एंड कैश फ्लो प्लानिंग, दोनों की जॉइंट कमेटीज़ होगी। एफआरबीएम एक्ट आया जिसके अंदर की सेफगार्ड अगेंस्ट फिस्कल मॉनिटरी ओवरलैप, दैट इज रिस्ट्रिक्ट्स आरबीआई फ्रॉम लेंडिंग डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, के सरकार को डायरेक्टली लेंड नहीं कर सकती प्राइमरी मार्केट में, जैसा मैंने पहले बताया था। सेट्स टारगेट्स फॉर फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट फिक्स कर देगी कि सरकार इससे ज़्यादा डेफिसिट ना करे। मार्केट बेस्ड बोरिंग होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऑक्शंस लगेंगे और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और डिसिप्लिन रहेगा पूरा। चैलेंजेस क्या हैं इस करंट फ्रेमवर्क में? सबसे पहला, राइजिंग गवर्नमेंट बोरिंग्स, हाई डेफिसिट्स प्रेशर द आरबीआई टू मेंटेन लो यील्ड्स। आरबीआई की यील्ड्स लो हो जाती हैं जब सरकार इतना ज़्यादा डेफिसिट कर देती है। तो आरबीआई अपनी तरफ से जितना मर्जी, सेंट्रल बैंक अपनी तरफ से जितना मर्जी अच्छा काम कर दे, सरकार ने ही अपना डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर दिया तो पंगा पड़ जाएगा, ठीक है, इकॉनमी में। इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ ट्रेड ऑफ, growth supportive policies from finance ministry conflicts the RBI's inflation control mandate। जब भी सरकार ग्रोथ के लिए जाती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ग्रोथ के लिए जाती है, तो उसको ज़्यादा पैसा डालना है इकॉनमी में, ज़्यादा पैसे से इन्फ्लेशन आ जाएगी जो आरबीआई चाहती नहीं, तो इसमें कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ओवरलैपिंग है। जैसे डेट मैनेजमेंट को दोनों कंट्रोल करेंगी। फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑफ एनबीएफसीज वर्सेस गवर्नमेंट डायरेक्ट लैंडिंग, इसमें भी जो है ओवरलैपिंग हो जाती है दोनों में, तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। Next, need for clearer fiscal rules. Frequent deviations from FRBM Act targets reduce credibility। सरकार हर तीसरे दिन अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर लेती है, ठीक है, अगर पॉलिसी चेंज कर लेगी तो क्रेडिबिलिटी तो कम ही होगी। अब इसको कंक्लूड करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल बैंक दैट इज़ आरबीआई एंड ट्रेजरी दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इंडिया इज़ यूनिक, डायनेमिक एंड इसेंशियल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इनका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, डायनेमिक मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली द रिलेशनशिप वॉज शिफ्टेड फ्रॉम एन एरा ऑफ फिस्कल डोमिनेंस एंड ऑटोमेटिक मोनिटाइजेशन to one of the greater independence and institutional checks and rule based frameworks। कहाँ सरकार की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सरकार की उतनी ज़्यादा डोमिनेंस नहीं रही, रूल बेस्ड फ्रेमवर्क बन गया है। However, during crisis or periods of high deficits, tensions naturally arise बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड फिस्कल एक्सपेंशन। और जब भी सरकार घाटा कर देती है ज़्यादा तो भाई मनी सप्लाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन आ जाती है, तो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का कंपटीशन अभी भी चलता जा रहा है, ठीक है। द चैलेंज फॉर इंडिया लाइज इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस, इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑटोनॉमी रिक्वायरिंग द ऑटोनॉमी, मैं दोबारा लिख दिया कि autonomy required by the central bank to deliver on its mandates। तो सिंपल वर्ड्स में उतनी फ्रीडम देनी है सेंट्रल बैंक को कि ऐसा ना हो कि सेंट्रल बैंक को सरकार ही कंट्रोल करने लग जाए। सरकार ही कंट्रोल करेगी तो अपने हिसाब से यूज़ करेगी, तो उतनी फ्रीडम देनी है सेंट्रल बैंक को कि वो अच्छे से अपना काम कर सके। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है कि भाई सरकार ग्रोथ चाहती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहता है, तो ये कन्फ्लिक्ट तो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।